हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष गुप्त साम्राज्य का दूसरा भाग लेकर आए हैं, अर्थात पार्ट 2। हम फर्स्ट पार्ट में स्रोत और कुछ प्रमुख राजाओं का उल्लेख किए हुए हैं। शेष बचे हुए राजाओं का उल्लेख हम इस लेक्चर के माध्यम से करेंगे। तो हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद एक रामगुप्त शासक का उल्लेख आता है, उसके सिक्के मिले हुए हैं और संजन लेख में वहां के शासक की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। तो संभवतः एक दुर्बल शासक था, जिसका हमें प्रमाण देवी चंद्रगुप्तम नाटक से मिलता है। लेकिन समुद्रगुप्त के मरने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने न्याय के लिए प्रिय थे। उन्होंने सर्वप्रथम, आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया, जैसा कि बिंबिसार के समय से चला रहा था। तो सबसे पहले उनका स्वयं का विवाह नागवंशी कुबेर नागा से हुआ। इसी कुबेर नागा से उनकी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह हुआ था। ध्यान रखेंगे कि कुबेर नागा से ही प्रभावती गुप्ता का जन्म हुआ और प्रभावती गुप्ता से बगाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ था। और ध्यान रखेंगे कि बगाटकों के सहयोग से ही शकों को हराया गया था। तो दो संबंध मिले, एक नागवंश का और दूसरा बगाटकों का। और चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदम वंश के शासक काकुत्स बर्मन की पुत्री से किया था। अर्थात कदमवंशी राजकुमारी से कुमारगुप्त का विवाह हुआ था और कदम वंश के राजदरबार में कालिदास दूत पर कर गए थे। राजनीतिक उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में पहला आक्रमण उनका शकों पर हुआ। सौराष्ट्र क्षेत्र में शक शासक रुद्र सिंह तृतीय राज्य कर रहे थे। तो रुद्र सिंह तृतीय को हराकर हत्या कर दिया। ये शकों के अंतिम राजा कौन थे? रुद्र सिंह तृतीय। और शकों का प्रथम राजा मोग या मौज था। रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करने के उपरांत वह शकाय कहलाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य, इसलिए इनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहते हैं। और उसी की स्मृति में उन्होंने पहली बार चांदी का सिक्का चलाया। चांदी का सिक्का सिंह विक्रम प्रकार के सिक्के, अर्थात सिंह सर्वाधिक मात्रा में सौराष्ट्र क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए सिंह विक्रम प्रकार का सिक्का चलाया गया था। थोड़ा सा हम सिक्कों की बात करते हैं। गुप्त काल में आप जानते हैं कि गुप्त काल में प्रचलित स्वर्ण सिक्के दिनार कहलाते थे। दिनार सिक्कों का प्रचलन कनिष्क ने, कुशाओं ने किया था और चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। ये भी आप जानते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय गुप्तों को ही है, लेकिन इनकी शुद्धता कुशाओं से कम थी। इन्होंने तांबे का सिक्का भी जारी किया। गुप्त शासकों ने तांबे का सिक्का भी चलाया था, लेकिन उसकी मात्रा
कुषाणों से कम थी। मीन्स कुषाण सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए थे और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए थे। फायरान उल्लेख करता है कि दैनिक उपयोग में कौड़ियों का प्रचलन था। कौड़ी भी एक मुद्रा थी। दूसरा महत्वपूर्ण उपलब्धि चंद्रगुप्त द्वितीय की है, जिसका उल्लेख मेरावली स्तंभ लेख में हुआ है। आप जानते हैं कि दिल्ली में मेरावली स्तंभ लेख है। मेरावली स्तंभ लेख में चंद्र नामक किसी शासक का उल्लेख है, जिसमें वर्णन है कि चंद्र नामक व्यक्ति ने सप्त संध प्रदेश पार कर वाहलिकों को जीता। वाहलिक का तात्पर्य ये बल्क से है। सप्त संध पार कर वाहलिकों को जीता और पश्चिमोत्तर के समस्त गणतंत्रों का उन्मूलन कर दिया, समस्त गणराज्यों को समाप्त कर दिया और भारतीय साम्राज्य का उसे एक भाग बना लिया। ये उल्लेख मेरावली स्तंभ लेख में हुआ है। कालिदास के दरबार में विद्वान रहते थे। उन विद्वानों को नवरत्न कहा गया है। कभी कभी परीक्षाओं में नवरत्नों का नाम पूछता है, तो कालिदास के दरबार में जो नवरत्न थे वो थे कालिदास। कालिदास जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इनके बहुत से ग्रंथ हैं। मालविकाभित, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतला, ऋतुसंहार, हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। कालिदास विक्रमादित्य के बारे में उल्लेख किए हुए हैं कि जिस समय राजा राज्य कर रहा था, उस समय मद होकर उपवनों में सोती हुई स्त्रियों के वस्त्र को वायु भी स्पर्श नहीं कर सकता था, तो उनके आभूषण चुराने का साहस कौन करेगा। तो ध्यान रखेंगे, इनकी न्यायप्रियता के ही परिप्रेक्ष्य में इसका उल्लेख किया गया है। उनके दरबार में कालिदास के अलावा धन्वंतरी रहते थे, जो वैद्य थे। छपड़क रहते थे, जो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। भारुची, जो मनुस्मृति पर टीका लिखे हुए हैं। बराहमीर, जो खगोलविद थे। अमर सिंह, अमरकोश कृष्णा किए हुए थे। बेताल भट्ट जादूगर था। संत वास्तुशास्त्र का जानकार था और घटक पर। तो उनके दरबार में जो नवरत्न थे, कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, भारुची, वराहमीर, अमर सिंह, बेताल भट्ट, संत और घटक पर। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि उनकी द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैनी में एक विद्वत परिषद रहा करती थी, जो परीक्षा लेकर नौकरशाहों की नियुक्ति करती थी। इस बात का उल्लेख राजशेखर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक काव्य मीमांसा में किए हैं। आप जानते हैं कि बाद के इतिहासकार हैं, ये महेंद्रपाल के गुरु थे राजशेखर। राजशेखर की कृति जो है काव्य मीमांसा है, विदिशाल भंजिका भी है। आप ये भी जानते हैं कि चंद्रगुप्त के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। 399 से 414 तक भारत में रहा। लगभग 15 वर्ष भारत में रहा। 3 वर्ष तक राजधानी पाटलिपुत्र में रहा। आने का उद्देश्य बौद्ध तीर्थ स्थलों का भ्रमण करना, यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना, लेकिन राजनीति के बारे में उल्लेख नहीं करता है। वह राजा का नाम तक भी नहीं लेता है, जब कुछ समय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। आगे चलते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य, जिसकी उपाधि थी महेंद्रादित्य, शासक बने। इनके सर्वाधिक 18 अभिलेख पाए जाते हैं। कुछ अभिलेखों का वर्णन करेंगे, जैसे मंदसौर अभिलेख। मध्य प्रदेश के मालवा से प्राप्त मंदसौर अभिलेख में पटवाय श्रेणियों का उल्लेख है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, पटवाय श्रेणियां जब ये सूती वस्त्रों का उद्योग लाभदायक नहीं रहा, तो पटवाय श्रेणी के लोग ये लाट प्रदेश में 10 छोड़कर लाट बस गए थे। ये पटवाय श्रेणियों का उल्लेख करता है। उसी तरह इनके बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है
कि नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था। इनके अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख है कि कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इनके अंतिम समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसे उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था। इसका उल्लेख हमें स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर में है, भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे कि ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पुष्यमित्रों का आक्रमण किसके समय हुआ था? तो कुमारगुप्त के समय में हुआ था, यद्यपि उसको असफल किया था स्कंदगुप्त ने। कुमारगुप्त के मरने के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बना। 455 से 467 तक यह शासक रहा। यह महान गुप्तों का अंतिम महान शासक था। ध्यान रखेंगे, अंतिम महान शासक था। इसके दो स्तंभ लेख इम्पॉर्टेंट है, एक भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर में है और दूसरा जूनागढ़ लेख। इन दोनों अभिलेखों में हुणों के आक्रमण का वर्णन है। पहली बार हुणों का आक्रमण गुप्त काल में हुआ था। जानते हैं कि हुण मध्य एशिया में वास करते थे और अपने पड़ोसी कुषाणों को खरीदकर बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिए हुए थे और बैक्ट्रिया से भारत की तरफ अग्रसर हुए थे। तो जिन हुणों ने कुषाणों का खदेड़ दिया था उसे स्कंदगुप्त ने पराजित किया। इस पर मुझे एक शेर याद आती है कि परख अगर हीरे की करनी है, परख अगर हीरे की करनी है तो अंधेरे का इंतजार करो, तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि धूप में कांच के टुकड़े भी चमका करते हैं। तो समय आ गया था, ये कुषाणों ने एक प्रकार का अंधेरा ला दिया था और उसका नेता खुशनेवाई था। स्कंदगुप्त ने इतनी बुरी तरह पराजित किया था कि अगले 50 वर्ष तक हुण भारत पर आक्रमण करने को नहीं सोच सके। बाद में हम देखेंगे कि तोरमान व मिहिरकुल जैसे हुणों ने आक्रमण किया था, लेकिन स्कंदगुप्त के हराने के बाद 50 वर्षों तक हुण भारत पर आक्रमण करने का नहीं सोचे। कहा जाता है कि उसके सौराष्ट्र के गवर्नर, सौराष्ट्र प्रांत था, उसके गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। ये वही सुदर्शन झील है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण कराया था। इसे पुनः रुद्रानंद के समय जीर्णोद्धार कराया गया था और फिर स्कंदगुप्त के गवर्नर ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। यह भी कहा जाता है कि स्कंदगुप्त ने चीन में चीनी सम्राट शांग के दरबार में एक दूतमंडल भेजा था और उसकी द्वितीय राजधानी के रूप में अयोध्या नगरी को शासन किया करता था। एक इम्पॉर्टेंट है उसका कहोम अभिलेख। कहोम एक गोरखपुर में है। कहोम अभिलेख में एक मद्र नामक व्यक्ति का उल्लेख रहता है जिसने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित कराई थी। स्कंदगुप्त के बाद जो परवर्ती गुप्त शासक थे, निर्बल थे, कमजोर थे, उनका हम सिर्फ नाम उल्लेख करेंगे। वह है पुरुगुप्त। पुरुगुप्त के बाद कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त के बाद नरसिंह बालादित्य। थोड़ा सा शक्तिशाली शासक था क्योंकि वेन सांग उल्लेख करता है कि यह हुण शासक मिहिरकुल को हराकर बंदी बना लिया था, लेकिन बौद्ध मतानुयायी था इसलिए मिहिरकुल को छोड़ दिया था, जबकि मिहिरकुल शैव मतानुयायी था। अगला शासक भानुगुप्त।
भानुगुप्त के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है कि भानुगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ और इसके मित्र गोपराज की इस आक्रमण में मृत्यु हो गई थी और गोपराज के मरने के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी। तो इसका उल्लेख एराविलेख में हुआ है। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया प्रश्न कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहां मिलता है, वो एराविलेख में है। एरा मध्य प्रदेश का सागर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के सागर जिला में उल्लेख मिलता है। और इसके बाद वैनगुप्त शासक बने थे और वैनगुप्त के बाद अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे, यानी कि विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक थे और प्रथम शासक श्रीगुप्त थे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आगे का थर्ड पर्सन पढ़ेंगे। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं। धन्यवाद।